हेलो दोस्तों, मैं हूँ वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कि हम विंडोज़ EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं। पिछली बार हम लोग ने देखा था कि एक लिनक्स EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं। आज हम लोग विंडोज़ के बारे में देखेंगे कि एक विंडोज़ हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, वो आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए चलते हैं AWS के कंसोल में और आपको मैं दिखाता हूँ। तो मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। ये हम लोग आ चुके हैं AWS कंसोल पे। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डैशबोर्ड के बारे में आपको बता चुका हूँ, क्या ऑप्शन कहाँ पे है, कहाँ पे आप सर्विसेज देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं और एक बार आपको बता देता हूँ। ये जो है वो राइट साइड ऊपर में जो आप देख रहे हो ओहायो लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो लिस्ट आपको दिखता है ये सब इसको कहते हैं रीजन। ये रीजन है, ठीक है। यहाँ पे कितने रीजन है तो आप यहाँ पे काउंट करके देख लीजिएगा, ठीक है, कितने हैं। जितने भी रीजन यहाँ पे दिखा रहे हैं वो सभी रीजन अवेलेबल है। जो ये ग्रे आउट में है वो आपको एक्सेस नहीं मिला, अभी नहीं है, वो इनेबल नहीं है, ठीक है। जो आपको वाइट में है वो अभी इनेबल है और उसमें आप एक्सेस कर सकते हो और रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप AWS लॉगिन करोगे तो जो डिफ़ॉल्ट AWS ने जो रीजन रखा हुआ है वो यूरोप का रखा हुआ है। सबसे नीचे आप देखिए ये वाला आपको दिखेगा। हो सकता है किसी किसी को नॉर्थ वर्जीनिया दिखेगा। तो आप जो रीजन पे रहोगे उसी रीजन पे काम करना। चाहो तो आप रीजन चेंज कर सकते हो। मेरा यूरोप था, मैंने ओहायो पे स्विच करके इस पे मैंने आ गए, मुझे इसी पे काम करना है तो मैं इसी पे आ चुका हूँ। और आप अगर किसी भी रीजन में स्विच करके क्रिएट कर रहे हो तो ध्यान रखना उस रीजन से आप सब कुछ डिलीट करके ही किसी रीजन पे स्विच करना, ठीक है। तो चलते हैं आगे और चलते हैं EC2 पे। EC2 पे मैं क्लिक करता हूँ तो EC2 मैनेजमेंट कंसोल अभी ओपन हो रहा है। ये EC2 का मैनेजमेंट डैशबोर्ड है, ठीक है, या मैनेजमेंट कंसोल आप बोल सकते हो। ये एक तरह से डैशबोर्ड है जहाँ पे हमें सभी रिसोर्सेज दिखेंगे जो हमने क्रिएट किए हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जो जीरो है उसका मतलब कोई भी रिसोर्सेज क्रिएट नहीं है। जहाँ पे भी कोई नंबर होगा उसके मतलब वहाँ पे वो क्रिएटेड है। सिक्योरिटी ग्रुप अभी आप एक देख रहे हो, ये डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है, ठीक है। तो इसको आपको डिलीट नहीं करना है। यहाँ पे वो लिखा हुआ भी आएगा, देखिए डिफ़ॉल्ट, तो इसको आपको डिलीट नहीं करना है। इसको एज इट इज छोड़ देना, इसका बिल नहीं बनता है, ठीक है। की पेयर में दो है, मैंने पिछली बार बोला था आपको कि मैं की पेयर बना के रख लूँगा कि बार बार की पेयर मुझे नहीं बनाना पड़े। मैं इसी की पेयर को यूज़ करूँगा। विंडोज़ बनाऊँगा तो विंडोज़ के लिए की पेयर यूज़ करूँगा, लिनक्स बनाऊँगा तो लिनक्स के लिए की पेयर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो मुझे बार बार क्रिएट ना करना पड़े इसीलिए मैंने एक ही बार क्रिएट कर लिया है। आप भी चाहो तो आप क्रिएट करके रख सकते हो, बार बार आपको भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि बिल बन रहा है कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी, खाली की पेयर है उसके बाद ही बिल बन रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा तो आप की पेयर डिलीट कर देना, ठीक है। तो आपका बिल नहीं बनेगा और जो बिल बना हुआ है वो आप वेव ऑफ कर लेना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ विंडोज़ कैसे क्रिएट करता है, फिर मैं आपको बताता हूँ आप अपना बिल कैसे क्लियर कर सकते हो या एडजस्ट कर सकते हो कॉल टिकट रेज करके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए आप लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करिए, ठीक है। या तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब वापस से हम EC2 डैशबोर्ड पे जाते हैं। एक तो वहाँ पे क्लिक करिए या फिर इंस्टेंस रनिंग पे क्लिक करिए। यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस है उस पर क्लिक करिए और फिर से हम लोग उसी पेज पे आए जो वहाँ से क्लिक किए थे तो हम आए। तो यहाँ डाल देते हैं विंडोज़ VM, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्टांसेस अभी यहाँ पे 1 ही रख रहा हूँ मैं क्योंकि एक ही मुझे बनाना है। यहाँ पे मुझे OS सेलेक्ट करना है, जहाँ पे मुझे AMI सेलेक्ट करना है। मैंने AMI बताया था, ये अमेजन मशीन इमेज है, यानी इसको अगर दूसरी भाषा में बोले तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, विंडोज़ का करना है या अमेजन लिनक्स करना है या फिर मैक OS करना है। अगर आपको यहाँ पे कम लग रहा हो तो आप यहाँ ब्राउज मोर AMI पे क्लिक करिएगा और आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे उसके मार्केट में। ये आपका अमेजन का मार्केट प्लेस है, आप यहाँ पे आ चुके हैं।
अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपके लेफ्ट साइड में फ्री टियर ओनली है। आप सबसे पहले तो इसको टिक करिएगा। आप अभी फ्री टियर अकाउंट चला रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा, आप सबसे पहले फ्री टियर ओनली को सेलेक्ट करना, और आप जितना भी अब EMI देखोगे नीचे वो सभी फ्री टियर वाले ही मिलेंगे, आप उसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी एक ले लेते हैं, मान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर, ये 2016 वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट पे क्लिक किया और ये सेलेक्ट हो गया। तो अभी आप नीचे जाओ और नीचे आओ, यहाँ पे देखो विंडोज़ सर्वर 2016 सेलेक्टेड हो चुका है। ठीक है, HVM मैंने बताया था, ये वर्चुअलाइजेशन टाइप है। जैसे हम लोग VMware ESXi यूज़ करते हैं फिजिकल मशीन में इंस्टॉल करके VM बनाने के लिए, या फिर हम लोग पर्सनली यूज़ करते हैं VMware वर्क स्टेशन, या फिर वर्चुअल बॉक्स यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग हाइपर भी यूज़ करते हैं VM बनाने के लिए। तो उसी तरह जो AWS है वो बैकएंड में जो फिजिकल सर्वर रखे गए हैं उस पर उसने जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया है VM बनाने के लिए, वो HVM टेक्नोलॉजी का HVM टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो VM बैकग्राउंड में बनाता है। रूट डिवाइस जो है वो EBS है, इसके बारे में अगर डिटेल पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आप जान जाइए EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज को कहते हैं। इस तरह स्टोरेज है जो हम लोग सी ड्राइव जो हमारा होता है ना, वो सी ड्राइव किस टाइप का स्टोरेज लेगा, तो वो EBS टाइप का स्टोरेज लेगा। यहाँ पे दो टाइप का स्टोरेज होता है, इंस्टांस स्टोरेज और EBS स्टोरेज। ठीक है, तो हम लोग अभी इसके बाद डिटेल पढ़ेंगे, अभी जानिए कि EBS ले रहा है। ठीक है, अब नीचे आएंगे, यहाँ पे इंस्टांस टाइप आपको सेलेक्ट करना है, तो अभी आपको T2 माइक्रो रखना है। किसी रीजन में आपको T3 माइक्रो भी दिखेगा और वहाँ फ्री टियर एलिजिबल लिखा होगा, तो आप वही सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। की पेयर मैंने बोला था, मैंने जो की पेयर बनाया था मैं वही सिलेक्ट करूँगा। अगर आपका की पेयर क्लिक करने के बाद ये नीचे नहीं दिखता है तो आप सिंपली यहाँ पे रिफ्रेश पे एक बार क्लिक कर देना, फिर इस पर टिक करना और यहाँ पे आपका की पेयर आपको दिख जाएगा। मेरा अभी विंडोज़ के लिए मैंने सेलेक्ट करके रखा है, तो विंडोज़ के लिए मैं विंडोज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये की पेयर बनाने के लिए अगर नहीं है, अगर आपको नहीं आपने बनाना है आपको, तो ये क्रिएट न्यू की पेयर पे क्लिक करिएगा। यहाँ की पेयर का नाम दे दीजिएगा, मान ले देते हैं विन की दे देता हूँ। RSA सेकेंड में आपको RSA सेलेक्ट करना है और इसमें आपको पेम फाइल सेलेक्ट करना है। ठीक है, PP की जो होता है वो लिनक्स के लिए होता है, पेम फाइल विंडोज़ के लिए सेलेक्ट करते हैं। तो पेम फाइल सेलेक्ट करके आप क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो वो क्रिएट हो जाएगा और डाउनलोड भी हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ठीक है, नेटवर्क अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, नेटवर्क में अभी डिफ़ॉल्ट ही रख रहा हूँ, बाद में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि नेटवर्क में हम लोग क्या क्या और कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ये ऑटो असाइन पब्लिक IP जो है ये इनेबल रहना चाहिए। ठीक है, ये इनेबल रखना फिलहाल के लिए, बाद में हम लोग देखेंगे इसको डिसेबल भी करते हैं किसी किसी जगह पे। ठीक है, तो अभी इनेबल रखिएगा। सिक्योरिटी ग्रुप अभी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ RDP रखा हुआ है, एनीवेयर पे है। क्यों रखा है RDP? क्योंकि विंडोज़ को एक्सेस करने के लिए हम लोग रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, उसी से हम लोग क्या करते हैं RDP लेते हैं। आप अपने कंपनी में भी जब किसी को रिमोट डेस्कटॉप आप लेना रहता है तो आप नीचे सर्च करते हो, नीचे सर्च बटन में आप सर्च करते हो रिमोट, है कि नहीं, रिमोट डेस्कटॉप। तो ये ब्लू कलर में जो आ रहा है कनेक्शन, इसको सेलेक्ट करते हो। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन क्लिक किया तो इस तरह का यहाँ पे आप IP डालते हो, कनेक्ट पे क्लिक करते हो तो वो एक पॉपअप जनरेट होता है जहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे RDP सेलेक्ट कर लेता है। वो इतना समझदार है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किए हो और आपको कौन सा चीज़ चाहिए उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, उसको पता रहता है। अगर लिनक्स होता तो वो SSH यहाँ पे टिक हो जाता बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये विंडोज़ है तो बाय डिफ़ॉल्ट RDP हो गया। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं। स्टोरेज जो है, स्टोरेज आप डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दीजिएगा, बाद में हम लोग इसमें देखेंगे, चेंजेस वगैरह करेंगे। ठीक है, और अभी फ़िलहाल इसको लॉन्च कर देते हैं। तो लॉन्च पे क्लिक कर दिया मैंने, अभी ये लॉन्च हो रहा है। ठीक है, लॉन्च होने के बाद अभी देखते हैं, ये लॉन्च हो गया। ठीक है, सक्सेस हो चुका। अब इंस्टांस पे क्लिक करके बैक जाते हैं और यहाँ पे अभी ये पेंडिंग स्टेट में दिखा रहा है। ठीक है,
पेंडिंग इसमें दिखाया, तो अभी इसको होने देते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, अभी पेंडिंग में है, एक बार रनिंग आ जाए। पेंडिंग में है, रनिंग में आ जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। लिनक्स होता तो बहुत जल्दी आया था, विंडोज के केस में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप पेशेंस रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि वो नहीं आएगा, रनिंग में आएगा। ठीक है, अभी देखिए रनिंग में आ गया। अभी मैं नीचे कुछ, अभी जब तक ये इनिशियलाइज हो रहा है, जब तक 2x2 चेक पास नहीं होता है, तब तक हम लोग अभी नीचे देखते हैं। डिटेल्स पे क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे इंस्टांस का पूरा समरी बताएगा, जो वीएम है उसका पूरा डिटेल बताएगा कि इंस्टांस आईडी क्या है। ठीक है, पब्लिक आईपी इसका क्या है, प्राइवेट आईपी क्या है, इंस्टांस स्टेटस रनिंग में है। ठीक है, होस्ट नेम इसका क्या है, प्राइवेट आईपी डीएनएस इसका क्या है। ठीक है, पब्लिक आईपी डीएनएस इसका IP4 डीएनएस क्या है, ये आप देख सकते हो। इंस्टेंस टाइप इसका क्या है वो आप देख सकते हो। ठीक है, और भी यार बात करें हम लोग तो सबनेट देख सकते हो कि सबनेट इस वीएम का सबनेट क्या है, VPC कौन सा अटैच है इसको, ये आप देख सकते हो। ठीक है, AMI ID इसका क्या है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, AMI नेम क्या है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे, विंडोज सर्वर 2016 इंग्लिश फुल बेस। ठीक है, लॉन्च टाइम इसका देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो डिटेल में आप ये सब चीज़ देख सकते हो। सिक्योरिटी में आओगे आप, तो सिक्योरिटी में आपको सिक्योरिटी दिखेगा कि इसमें कौन सा इनबाउंड और आउटबाउंड रूल अटैच है। सिक्योरिटी के बारे में मैं बता दूं तो सिक्योरिटी ग्रुप कुछ नहीं है, सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग कहते हैं फायरवॉल को। ठीक है, फायरवॉल आप विंडोज में भी देखे होंगे, वहाँ पे इनबाउंड और आउटबाउंड रूल हम लोग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन को बताते हैं कि भाई तू किस पोर्ट नंबर पे जाना चाहता है। अभी आप RDP लोगे ना, तो RDP को पता होना चाहिए ना कि किस पोर्ट नंबर पे RDP काम करता है। तो RDP जो काम करता है वो 3389 पोर्ट नंबर पे काम करता है। ठीक है, तो हम लोग पोर्ट इसीलिए सिक्योरिटी ग्रुप इनबाउंड में ऐड किए कि इनबाउंड में ऐड करेंगे और उसको बताएंगे कि भाई तू ओपन हो जा 3389 पे, और किस सोर्स क्या रहेगा, तो ये सोर्स वर्ल्ड के लिए ओपन हो जा। ठीक है, तो 000 ये डिफ़ॉल्ट IP होता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे IP होता है इंटरनेट पे जाने के लिए। ठीक है, ये एनीवेयर, ये सभी IP को एनीवेयर मतलब सभी दुनिया के लिए ओपन कर देता है। ठीक है, तो आप 00 से आप कहीं पे भी जा सकते हो। आउटबाउंड रूल देखिए आप, ये डिफ़ॉल्ट खुद ही अलाउड पोर्ट और प्रोटोकॉल क्या है, ये सभी पोर्ट को और सभी प्रोटोकॉल को ये अलाउ कर रहा है आउटबाउंड में। तो आउटबाउंड में वो काम भी नहीं है, हमको काम है बस इनबाउंड में, मतलब ट्रैफिक अंदर आएगा तो RDP जब लेंगे तो वो RDP मेरे पोर्ट से बात कर सके कि हाँ कोई RDP लेने जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये पोर्ट नंबर देना ज़रूरी होता है RDP के केस में। अगर इनेबल नहीं होगा तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप ऐड कैसे करोगे, तो ये सिक्योरिटी ग्रुप है ना, ये सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज ओपन होते हुए दिखाई देगा। अभी ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। देखिए VM 2x2 चेक पास हुआ कि नहीं, देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2x2 चेक पास हो गया। ठीक है, अब सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे आ गए, देखिए इनबाउंड रूल पे ये आपको दिख रहा है राइट हैंड साइड में, एडिट इनबाउंड रूल, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी ग्रुप पे आप आ गए ना, यहाँ पे नीचे ऐड रूल है। अगर आपको कोई रूल दिखेगा नहीं ना, तो आप ऐड रूल पे क्लिक करना। यहाँ पे बहुत सारे रूल आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे RDP सर्च करना कहाँ पे है, RDP ये रहा, RDP सेलेक्ट करना, और यहाँ से आप एनीवेयर IPv4 कर देना, तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, मैं ये आगे आपको बताऊंगा, अभी मैं फिलहाल ओवरव्यू बता दिया सिक्योरिटी ग्रुप का, मैं इसके बारे में बात करूंगा अभी। नेटवर्किंग में आते हैं, तो नेटवर्किंग में आपको पूरा IPv4 एड्रेस दिखेगा, प्राइवेट IP दिखेगा, VPC ID कौन सा है, VPC के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस जानिए VPC बस एक ID होता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है जो नेटवर्किंग में काम आता है। पब्लिक IP4 DNS ये है। ठीक है, प्राइवेट IP DNS ये है, किस सबनेट से अटैच है वो आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, स्टोरेज है, तो स्टोरेज कितना GB अटैच है वो आप देख सकते हो।
उसका वॉल्यूम आईडी क्या है आप वो देख सकते हो, ठीक है। रूट डिवाइस नेम क्या है तो आप ये देख सकते हो। स्टेटस चेक मैंने पिछली बार ही बताया था आपको, स्टेटस चेक में दो टाइप के स्टेटस चेक होते हैं, सिस्टम स्टेटस चेक और इंस्टांस स्टेटस चेक। सिस्टम स्टेटस चेक में बैकएंड में जो है वो हार्डवेयर और इथरनेट केबल वगैरह जो है वो सब डिटेक्ट करता है और चेक करता है कि वो हेल्दी है कि नहीं है। इंस्टांस स्टेटस चेक में वो चेक करता है कि आपका जो इंस्टांस है वो ट्रैफिक ले सकता है कि नहीं ले सकता है, इस चीज़ को वो चेक करता है। ट्रैफिक कहने का मतलब जो आप वेबसाइट एक्सेस करोगे वो एक्सेस होगा या नहीं होगा, वो इंस्टांस चेक करता है इंस्टांस स्टेटस चेक में, ठीक है। मॉनिटरिंग में हमें बेसिक मॉनिटरिंग मिलता है फ्री टियर अकाउंट में, जिसमें हम लोग बेसिक मॉनिटरिंग देख सकते हैं। अभी देखिए एक डॉट है यहाँ पे, तो एक डॉट चल रहा है, ठीक है। तो ये परसेंटेज बता रहा है सीपीयू का कि कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पे है यानी ये लगभग 56 के आसपास, 54% नहीं 56 के परसेंट के आसपास दिखा रहा है। तो ये पूरा और बाकी जो देख रहे हो स्टेटस चेक फेल्ड, तो ये नेटवर्क पैकेट्स, नेटवर्क आउट, नेटवर्क इन, ये जितने भी है ना, ये डिटेल मॉनिटरिंग जब हम लोग लेंगे ना तब उसका ये सब चीज़ हमको दिखेगा, लेकिन उसके लिए आपको पैसा लग जाएगा। तो बेसिक में ही हम लोग छोड़ देते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है, बाद में इसको देखेंगे। टैग में मैंने बताया था कि टैग में आप ऐड कर सकते हो, बता सकते हो कि अपने वीएम को कि ये वीएम किसके लिए है, किसके नाम से है, डिपार्टमेंट कौन सा है, ये सब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अभी मैंने एक ही ऐड किया है नेम, आपको ऐड करना है तो मैनेज टैग पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे ऐड न्यू टैग पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे मान लेते आप डालना चाहते हो ब्रांच, ठीक है, ब्रांच किसका है तो ब्रांच मान लेते हैं डेवलपमेंट टीम का है, ठीक है। फिर आप ऐड करना चाहते हो और हम ऐड करेंगे इसका ऑनर कौन है इस वीएम का, तो ऑनर मान लेते हैं कोई नाम है सतीश, ठीक है, सतीश इसका ऑनर है। आप फिर ऐड करना चाहते हो, आप लिखना चाहते हो कि इसका डेट, इसका टाइम क्या रखना है, डेट एंड टाइम, ठीक है, टाइम एंड डेट आपको क्या रखना है, कब तक ये वैलिडिटी, आप डेट एंड है आप वैलिडिटी कर दो, वैलिडिटी, ठीक है। वैलिडिटी कितना दिन के लिए तो मान लेते 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ के लिए आप रखना चाहते हो। तो ऐसा आप टैग लगा करके आप उसको वीएम में आप ये रख सकते हैं और अपने फ्यूचर पर्पस के लिए, ताकि कभी भी आप वीएम का टैग देखो तो आपको याद रहे कि अरे ये तो ऑनर बोला था 6 महीने के लिए, ये 6 महीने से ज़्यादा हो गया। तो आप उसको रिमाइंडर दे करके आप पूछ सकते हो भाई तुमको ज़रूरत है, बोलेगा नहीं तो ठीक है आप टर्मिनेट कर दो, पैसे बिल नहीं बनेगा आपका, ठीक है। तो आप इस तरह टैग टैग बहुत ज़रूरी है, टैग आपको लगाना है, ठीक है। हाँ कंपलसरी है कि नहीं तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है किसी भी वीएम को पहचानने के लिए। उसको हम लोग बाद में देख के कोई भी पहचान सकता है, अगर आप भी ना रहो उस ऑफिस में कोई और बंदा आपकी जगह पे आ जाए तो वो भी देख के समझ जाए अच्छा ये चीज़ है, मतलब इसका ऑनर कौन है, ब्रांच क्या है, ऑन ये वैलिडिटी कितनी दिन है तक है, इसका नाम क्या है, वो सब देख के वो समझ जाए। तो टैग आप लगाइएगा, जब भी काम कीजिएगा तो आप टैग लगाइएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए सिंपली आप यहाँ कनेक्ट का ऑप्शन है, इस कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करिए, सेलेक्ट करके क्लिक करना है, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया क्लिक कर दिया तो ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कनेक्ट वाले सेक्शन में आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आप बिना सेलेक्ट किए हुए इंस्टांस आईडी दिख रहा है ना आपको, इंस्टांस आईडी पे क्लिक करो आप, क्लिक करने के बाद एक पेज खुल जाएगा पूरा इंस्टांस का समरी, ये मेटा डेटा पूरा खुल जाएगा। आप ओपन होने के बाद ये कनेक्ट देख रहे हो ना राइट हैंड साइड में, ये कनेक्ट पे क्लिक करो, फिर से आप उसी पेज पे आ गए। तो दो तरीका से आप ओपन कर सकते हो, या तो आप सेलेक्ट करके कनेक्ट पे क्लिक करो या तो फिर इंस्टांस आईडी पे क्लिक करो तो आप उसी पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे पहला सेशन मैनेजर जिसको यूज़ करने के लिए आपको आरडीपी आईएम रोल जो है वो अटैच करना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये एक्सेस होगा, हम लोग बात करेंगे उस पर। या फिर आप आरडीपी क्लाइंट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हो। और तीसरा है EC2 सीरियल कंसोल, ये भी आपको ब्राउज़र बेस में एक्सेस देता है, ठीक है। ये भी एक्सेस करने के लिए थोड़ा सा IAM रोल या फिर कुछ एजेंट वगैरह इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। इसमें ये कुछ केबल वगैरह लगा के एक्सेस लेना पड़ता है। यहाँ पे अगर मैनेज एक्सेस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे हमको अलाउ करना पड़ेगा, अलाउ करेंगे तो फिर ये हमको एक्सेस दे देगा, शायद, कंफर्म नहीं हो लेकिन ट्राई करते हैं इसको एक्सेस लेने के लिए, देखते हैं।
मैंने पिछली बार ट्राई किया था, तो कभी कभार ये एक्सेस देता है, कभी कभार नहीं एक्सेस देता है, इसीलिए मैं कंफर्म नहीं बोला। इसको सेलेक्ट करो, देखो मैंने सेलेक्ट करने के बाद भी ये नहीं एक्सेस दे रहा है, ठीक है। तो अभी आप RDP क्लाइंट से एक्सेस ले लो, ठीक है। RDP एक्सेस क्लाइंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख रहे हो डेस्कटॉप डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, आप इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो गया ऊपर, आप ऊपर क्लिक करो, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी आप इसको कनेक्ट पे क्लिक करो, तो ये कनेक्ट हो गया। अभी यहाँ यूजर कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और पासवर्ड मांगा, ये पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा, तो पासवर्ड लेने के लिए आप पीछे जाओ, आप ये नीचे देख रहे हो गेट पासवर्ड, ठीक है। ये पासवर्ड देख रहे हो, इसके आगे गेट पासवर्ड लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वो की पेयर अटैच करना है जो की पेयर आपने डाउनलोड किया था। आपका की पेयर नाम दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये की पेयर आप देखिए, आपने जो डाउनलोड किया था की पेयर, वो की पेयर कहाँ है, उसको अपलोड करना है यहाँ पे। तो मेरा की पेयर हमको अपलोड करना है, तो क्लिक करेंगे, ठीक है। डाउनलोड पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए मेरा विन की ये रहा, इस पर सेलेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे आ गया। आने के बाद यहाँ पे डिक्रिप्ट पासवर्ड पे आप क्लिक करो, ठीक है। डिक्रिप्ट पासवर्ड होने के बाद आप देखो पासवर्ड आपको कुछ इस तरह से मिल गया, ठीक है। कुछ रेंडमली अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपको मिला है, उसको आपको बस साइड में देखिए क्यूबिकल बॉक्स है, उस पर क्लिक करिए, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। कॉपी होने के बाद आप वापस से जाइए रिमोट डेस्कटॉप पे, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अभी यहाँ पे आपको इस तरह का पॉपअप ओपन होगा, आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपको सेशन जो है आपको मिल जाएगा RDP क्लाइंट के थ्रू। अभी देखिए ये आपका रिमोट डेस्कटॉप जो है एक्सेस हो चुका है, और आपकी जो मशीन है उसका एक्सेस आप ले चुके हो, ठीक है। ये कुछ देर वेट करवाता है, कुछ बैकएंड में प्रोफाइल वगैरह या फिर कुछ अपडेट वगैरह करते रहता है, ठीक है। सेटिंग वगैरह सब सेट करता है, तो थोड़ा देर वेट करिएगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद, तो ओपन हो जाने के बाद फिर मैं बताता हूँ कि ये आप इसी चीज़ को आप अगर RDP डाउनलोड नहीं करना चाहते हो, फिर आप उसको कैसे ले सकते हो, तो मैं वो भी बताता हूँ आपको। एक बार ओपन हो जाए ये, अभी ओपन हो रहा है, ब्लैक स्क्रीन है, अभी हुआ नहीं है अच्छे से, ठीक है। नेटवर्क एक्सेस यस, अभी ओपन हुआ नहीं है, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। T2 माइक्रो हम लोग ने लिया है, तो T2 माइक्रो 1 GB रैम और 1 कोर CPU होता है उसका साइज, इसीलिए ये स्लो होता है थोड़ा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, ये अभी ओपन होने ही देते हैं इसको, ठीक है। इसको आप ऐसे कर देते हैं और इसको मिनिमाइज कर देते हैं, एक्सेस हो चुका है। अब मैं बताता हूँ कि बिना ये रिमोट डेस्कटॉप डाउनलोड किए हुए आप कैसे लोगे। तो आप जैसे कि रिमोट सर्च करते हो ना, रिमोट, ये रिमोट डेस्कटॉप करने से आप यही टाइप करो और इसको ओपन करो, ठीक है। ओपन करने का यहाँ पे पब्लिक IP आपको एंटर करना है। तो पब्लिक IP कहाँ से मिलेगा, तो मैंने आपको बताया था, आप EC2 पे जाना, ठीक है। EC2 पे आप क्लिक करना, EC2 पे क्लिक करने के बाद आपको ओपन होने देते हैं पहले। अभी आप अपने मशीन को सेलेक्ट करो जिसका ही पब्लिक IP चाहिए, डिटेल सेक्शन में ही देखो आपको पब्लिक IP यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। यही पब्लिक IP जो है आपको कॉपी करना है, ठीक है। ये पब्लिक IP आपको जो है ये कॉपी करना है। तो क्यूब पे क्लिक करो, कॉपी हो जाएगा। फिर से रिमोट डेस्कटॉप पे जाओ, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे एंटर कर दो, ये कनेक्ट पे क्लिक कर दो, तो ये देखो कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, फिर से आ गया। ये ID आपको, अब ये ID आपका दिखाएगा नाम, यहाँ पे मेरा नाम दिखा रहा है, आपको आपका नाम दिखाएगा, उससे एक्सेस नहीं करना है। यहाँ मोर चॉइस पे क्लिक करना, ठीक है। मोर चॉइस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे क्लिक करना यूज अ डिफरेंट अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ आपसे पूछेगा यूजर नेम और पासवर्ड बताइए आप किससे लेना चाहते हो,
तो विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है वो होता है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। पासवर्ड आपको डालना, ये पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, तो वो वही पासवर्ड है जो आपने डिक्रिप्ट किया था। तो ये पासवर्ड कॉपी कर लेना और वापस से जाना वहाँ पे और वहाँ पे वो पेस्ट कर देना और ओके कर देना। ये चेक करेगा, फिर ये आपको पॉपअप देगा वही वाला जो उस समय दिया था, इस पे क्लिक कर देना, ये सेशन एक्सेस हो जाएगा आपका, ठीक है। एक सेशन आपने ऑलरेडी एक्सेस करके रखा हुआ, ये देखिए ये आ चुका, ठीक है। एक सेक्शन आपका देखिए ये यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ पे डिस्कनेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि आपने दूसरी जगह लॉगिन कर लिया, ठीक है। अभी देखिए ये पूरा ब्लू कलर में सब पूरा स्क्रीन आ चुका। यहाँ पे ऊपर आप राइट हैंड साइड में देखिए होस्ट नेम आया है, यहाँ इंस्टेंस आईडी क्या है, ठीक है। पब्लिक आईपी इसका क्या है, IPv4 एड्रेस क्या है, इंस्टेंस टाइप क्या है, जोन कौन सा है, ठीक है। टोटल मेमोरी कितना है, ये सब आपको दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग EC2 इंस्टेंस का एक्सेस, विंडोज़ का एक्सेस हम लोग लेते हैं, ठीक है। एक और तरीका है इसका लेने के लिए, मान लेते हैं आपके पास अगर पब्लिक आईपी ना होना तो वो भी आप एक्सेस लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो, ठीक है। कैसे, ये कोई नहीं बताता है, मैं आपको बताता हूँ। आप सिंपली कॉपी कर लो प्राइवेट IP DNS, ठीक है। प्राइवेट IP DNS से एक्सेस शायद नहीं मिलेगा, पब्लिक IP DNS आपको कॉपी करना है। प्राइवेटली जब एक्सेस करेंगे ना तब हम ये प्राइवेट वाले से एक्सेस करके बताएंगे आपको। अभी आपको पब्लिक IP4 DNS आपको वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। कॉपी कर लो उसको, कॉपी करने के वापस से रिमोट डेस्कटॉप पे जाओ और वहाँ उसको पेस्ट करो और कनेक्ट पे क्लिक करो। ये फिर से आपसे पॉपअप मांगेगा यूज़र नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। आप वापस से जाओ और पासवर्ड कॉपी करो और पासवर्ड कॉपी करने के बाद आप वापस से रिमोट डेस्कटॉप पे जाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो। देखो ये भी एक्सेस आपको दे देगा। इस मतलब एक पब्लिक IPv4 DNS से भी आप एक्सेस कर सकते हो इसको। देखो सेशन आपको मिल जाएगा। एक्सेस हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी विंडोज़ इंस्टेंस को आप एक्सेस कर सकते हो विथ IP और पब्लिक IPv4 DNS से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि विंडोज़ EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं और उसको एक्सेस कैसे करते हैं डिफरेंट वे से, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी आप इसको ये जो ऊपर ये लिखा हुआ है नेम, ठीक है, आप इसको चेंज करना चाहते हो तो ये पेंसिल पे आप क्लिक करो, आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। चेंज करना है तो ये इंस्टेंस आईडी होता है, किसी भी इंस्टेंस का आईडी आपसे पूछा जाए तो आप इंस्टेंस आईडी इसको कहते हैं। इंस्टेंस स्टेट रनिंग है अभी, यहाँ पे या तो स्टॉप हो सकता है या तो टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। इंस्टेंस टाइप यहाँ पे बताता है कि T2 माइक्रो है। जब अगर कभी भी आपको इंस्टेंस टाइप चेक करना होगा तो आप यहीं पे आके चेक करना कि इंस्टेंस का टाइप क्या है, T2 माइक्रो है या फिर T3 मीडियम है या फिर T3 लार्ज है या M5 है, C5 है, R4 लार्ज है, क्या है। तो जितने भी इंस्टेंस टाइप हो गए वो आपको यहाँ दिखेगा। स्टेटस चेक पे आपको दिखेगा वही जो मैंने बताया था, जो नीचे आपको यहाँ पे स्टेटस चेक दिख रहा है वही स्टेटस चेक आपको वहाँ पे दिखेगा। अगर कोई अलार्म होगा तो अलार्म आपको यहाँ पे अलार्म में दिखेगा, अभी नो अलार्म है, ठीक है। अगर अलार्म होगा तो यहाँ पे आपको अलार्म भी आपको आएगा। अगर आपको देखना है कि मेरा जो VM वो कौन से अवेलेबिलिटी जोन में है तो आप अवेलेबिलिटी जोन कॉलम में आकर के वो देख सकते हो, ठीक है। पब्लिक IPv4 DNS आप देख सकते हो कॉलम में, IPv4 एड्रेस के कॉलम में पब्लिक IP आप देख सकते हो। इलास्टिक IP अगर अटैच होगा स्टैटिक होगा तो वो दिखेगा आपको, ठीक है। मॉनिटरिंग अगर इनेबल है तो वो दिख सकता है। सिक्योरिटी ग्रुप का नाम क्या रखा है आपने वो देखना है तो वो देख सकते हो। आपका की पेयर का नाम क्या है आप वो देख सकते हो। लॉन्च टाइम मतलब आपका VM कितनी देर से चल रहा है वो आपको देखना है तो आप वो देख सकते हो। डेट ये है और टाइम आपका ये रहा, ठीक है, तो वो देख सकते हो। आपका जो VM चल रहा है उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है तो उस पर विंडोज चल रहा है, उसका प्लेटफॉर्म कौन सा है, विंडोज प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रॉल करके आपको पूरा VM का डिटेल आप देख सकते हो
क्या है नहीं है पूरी जानकारी आप ले सकते हो। ठीक है, तो अभी इसको हमें टर्मिनेट करना है, तो सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करके इंस्टांस स्टेट पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिलते हैं, स्टॉप इंस्टांस, रिबूट इंस्टांस और टर्मिनेट इंस्टांस। ठीक है, स्टार्ट इंस्टांस और हाइबरनेट इंस्टांस ये अभी ग्रे आउट है, ये आपको अभी अवेलेबल नहीं है ये ऑप्शन, ये मैं बताऊंगा कि ये ऑप्शन कैसे अवेलेबल होता है। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये टर्मिनेट करना है। स्टॉप करके अगर छोड़ दोगे आप तो फिर आपको बिल नहीं बनेगा। अगर आप नेक्स्ट डे लॉगिन करोगे तो फिर आपका बिल बनेगा, लेकिन अगर आप स्टॉप करके रख दोगे तो बिल आपका नहीं बनता है। ठीक है, अगर आप चाहते हो स्टॉप नहीं रखना, टर्मिनेट करना है, तो आप सीधे टर्मिनेट पे क्लिक कर दो और टर्मिनेट पे क्लिक कर दो, तो ये आपका वीएम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अभी सेटिंग डाउन हो रहा था, हो गया टर्मिनेट। वापस से EC2 डैशबोर्ड पे जाना और देख लेना कि क्या क्या चीज़ क्रिएटेड है। तो वीएम जब भी आप बनाओगे तो आपका की पेयर बनता है, वॉल्यूम बनता है और सिक्योरिटी ग्रुप बनता है। ठीक है, ये सब चीज़ आपका बनता है, तो आप वो सब चीज़ देख लेना कि इंस्टांस अभी 0 है ना, आप वो देख लेना। ठीक है, फिर आप देखना वॉल्यूम डिलीटेड है ना, अगर नहीं है तो वो देख लेना, उसको डिलीट करना। फिर आपका की पेयर देख लेना, अगर आपको की पेयर डिलीट करना है तो करना, नहीं करना तो आपको 12 प्रैक्टिकल बनाना रहता है, हर दिन आप बनाते हो तो बार बार की पेयर ना बनाना पड़े, तो इसलिए आप डिलीट मत करना। सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट कर देना, उसको मत रखना, डिफ़ॉल्ट वाले को छोड़ के बाकी सब डिलीट कर देना। ठीक है, तो डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप कर देते हैं, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको यूज़ भी नहीं करूँगा, मैं बाद में बताऊँगा कि कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वापस से हम लोग फिर से जाते हैं डैशबोर्ड पे और देखते हैं कि क्या क्या बचा है। EC2 डैशबोर्ड पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए वॉल्यूम भी 0 हो चुका है। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप एक ही है जो डिफ़ॉल्ट वाला है, बाकी सब 0 हो चुका है, और जो है इंस्टांस वो टर्मिनेटेड वाला है, और जो की पेयर है उसको मैं डिलीट नहीं करूँगा, मैं बाद में इसको यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा सब क्लियर हो चुका। ठीक है, हम लोग ने पूरा वीएम बना के एक्सेस करके टर्मिनेट कर दिया। तो बातें तो बहुत हो चुकी है, आज हम लोग ने विंडोज़ के बारे में जाना और डिटेल में जाना, इतना डिटेल में कोई बताता भी नहीं है आपको। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया ताकि आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत ना पड़े। अगर इस चीज़ से आपको कोई आपको दिक्कत है या फिर आपको डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई आपका ज़रूर करूँगा। अगर आपको और कुछ सीखना है, कुछ जानने की ज़रूरत हो, जितना ही मैंने पढ़ा दिया है, तो आप वो चीज़ मुझे मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज़, मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जा कर के उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको पढ़िएगा ताकि आपको चीज़ें पूरी क्लियर होंगी। ठीक है, अभी आप देखिए ये मेरा यूट्यूब चैनल है, थिंक लर्न इन्वेंट इंस्पायर। ठीक है, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसमें आकर के अभी एक ही प्लेलिस्ट आपको मिलेगा AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट का, जो मैं स्पेशली बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, और एकदम बेसिक से बता रहा हूँ और डिटेल में बता रहा हूँ। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, हो सकता थ्योरी में थोड़ी कम पड़े, लेकिन थ्योरी आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी मिल जाएगी। थ्योरी पढ़ने के लिए तो बहुत कोई है पढ़ाने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल में जो बताऊंगा ना, वो प्रैक्टिकल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, उतना डिटेल में तो खास कर नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरा हर एक पॉइंट को समझाना कोई नहीं बताता। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करते रहिए उन नीडी लोगों के लिए जिसको ज़रूरत है, जो अपना स्किल्स को इन्हांस करना चाहते हैं और अपने करियर को बढ़ाना चाहते हैं और एक IT इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, क्लाउड की तरफ मूव करना चाहते हैं। कोई सिस्टम इंजीनियर है, डेस्कटॉप है, BA है या MBA है, या फिर किसी भी रिलेटेड फील्ड से हो, कोई भी IT में आना चाहता है, AWS सीखना चाहता है, तो वो इसको कर सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगली क्लास में, जिसमें हम लोग बात करेंगे, देखेंगे उसमें कि हम लोग यूज़र डेटा कैसे यूज़ करते हैं और यूज़र डेटा का काम क्या होता है। ठीक है, उसमें हम लोग और भी ऑप्शन देखेंगे कि, और उसमें जो एडवांस ऑप्शन है वो कैसे हम लोग यूज़ करते हैं।
चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।